टीना रबर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रिसाइकल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, और गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को बहुत पुश कर रही है, पीएलआई स्कीम अनाउंस कर रही है, और इसी का फायदा लेते हुए टीना रबर ने भी अपने इन्वेस्टर को बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है। पिछले 5 साल की बात की जाए तो पिछले 5 साल में 114 टाइम्स के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। लेकिन पिछले अगर कुछ महीने की बात की जाए तो ये स्टॉक अराउंड अपने हाई से 44% गिरा है। क्यों गिर रहा है टीना रबर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड? क्या है इसके पीछे के रीजन? क्या है फिर से रिवाइवल कर पाएगा? ये टेम्पररी यहाँ पे सेंटीमेंट है या फिर परमानेंट यहाँ पे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आया है? इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले टीना रबर्स के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू करते हैं, जिससे समझ में आएगा कि आखिर में ये बिजनेस जो है वो कैसा बिजनेस है और रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। देखिए, जो भी पुराने टायर्स होते हैं, वेयर एंड टेयर टायर्स होते हैं, वो कुछ इंपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक से कुछ परचेस करते हैं। इसके बाद में ये यहाँ पे क्रम्प रबर में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में जो बाकी के ये रिक्लेम रबर करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के कुछ पार्ट रहते हैं, कन्वेयर बेल्ट होते हैं, रोड्स के लिए भी मैक्सिमम इनका जो है वो क्रश करने के बाद में रोड यहाँ पे जो बनते हैं वो उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत सुपीरियर रहती है, अगर इसमें अगर टायर्स का जो है वो ये इंक्लूड किया जाए तो। उसके साथ साथ स्पोर्ट के कुछ रब्स होते हैं, उसके बाद साथ साथ जिम्स के टाइल्स होते हैं, रबर पाइप्स एंड न्यू टायर जो कंपनियां रहती है, अपोलो टायर्स या फिर एमआरएफ एंड सो ऑन, उनको भी यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करने का काम करती है। दूसरी बात, उनसे जो यहाँ पे मेटल निकलता है ना, बेसिकली टायर में मेटल और रबर ये दो चीजें रहती है, उससे जो मेटल निकलता है ना उससे स्टील वो अलग करती है। उसके साथ साथ बीड वायर्स, उसके साथ साथ स्टील के कुछ एब्रेसिव्स है और कुछ बचा हुआ जो है वो स्क्रैप, ये पूरा रिसाइकलिंग करने का काम यहाँ पे टीना रबर करती है, और उससे कुछ प्रोडक्ट जैसे कि हमें ये दिखे प्राइम प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे इंडस्ट्री जो है यानी टायर जो है वो यहाँ पे एनवायरनमेंट को हार्म करने वाले थे, उसको फिर से रिसाइकल करने का काम ये कंपनी करती है, और उसके वजह से गवर्नमेंट बहुत बड़ा पुश इस इंडस्ट्री को दे रहा है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे पूरा वर्ल्ड में देखेंगे तो हर एक यहाँ पे चाह रहा है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो, इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रहे, और ये जो रबर क्रशिंग का काम है और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है वो डेवलप करने के लिए यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में कंपनी काम करती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखते हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड दिल्ली, यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हुए दिख रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी ने फिलहाल ही ओमान में भी उनका जो है वो एक रबर क्रशिंग का प्लांट जो है वो डाला हुआ है। इतना ही नहीं, कंपनी ने गवर्नमेंट के विजन के साथ साथ अपना विजन भी यहाँ पे अलाइन किया हुआ है। कंपनी कहती है कि हम यहाँ पे 25% की सीएजआर से यहाँ पे ग्रो करेंगे। कैसे ग्रो करें उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 6 लोकेशन पे कंपनी का प्लांट जो है जैसे हमने देखा ऑपरेट कर रहा है। आरओसी देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ईबिटा मार्जिन जो है वो अराउंड 17% के यहाँ पे तकरीबन है, और ईबिटा मार्जिन जो 18 के तकरीबन है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट किया हुआ है। उसके साथ साथ रेवेन्यू सीएजआर अराउंड 26% है, और आरओसी देखेंगे तो 30% का सीएजआर है, और यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 900 करोड़ के रेवेन्यू यहाँ पे देख रहे हैं। और प्रॉफिटेबल ग्रोथ अगर देखेंगे तो 33% की यहाँ पे देखने को मिलती है। उन्होंने विजन रखा है बाय द 2027 तक ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पे अचीव करने वाले यहाँ पे 10 लोकेशन तक यहाँ पे पहुंचने का उनका टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यानी विजन तो बहुत बढ़िया है। कंपनी जो 2027 का टारगेट रखा है उसी तरह का एग्जीक्यूशन होते हुए दिख रहा है। देख सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ 50% ऑन ईयर बेसिस, फिनोमिनस एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर 5%, और वो भी आगे फर्दर जो अच्छा करने की पॉसिबिलिटीज है। ओमान का प्लांट का देखा जाए तो अराउंड 10,000 टन तक अभी तक 9 मंथ में प्रोडक्शन किया है और जनरेट किया है रेवेन्यू बाय द $3 मिलियन। यानी एक यहाँ पे एक्सपोर्ट से बहुत बढ़िया यहाँ पे एग्जीक्यूशन होते हुए दिख रहा है। जिस तरह की कंपनी की एक्सपोर्ट की ग्रोथ है उसी तरह की कंपनी की डोमेस्टिक भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। वड़ाले प्लांट की देखे गए तो अराउंड एनुअली 100 करोड़ का रेवेन्यू जो वो जनरेट कर सकती है बाय द फाइनेंशियल ईयर 2026। यहाँ पे पॉलीमर कॉम्पोसाइट यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड ऑपरेटिंग जो है वो जस्ट ओनली 15% जो है वो यूटिलाइजेशन हो रहा है, और उनका टारगेट है H1 2026 तक ये जो है वो 60% तक लेके जाए, और रेवेन्यू पोटेंशियल है इससे 45 to 50% की। यानी दोस्तों इन सभी से क्या पता चलता है, कंपनी का विजन अच्छा है, कंपनी का एग्जीक्यूशन भी अच्छा है और एक्सपेंशन भी अच्छा है। लेकिन इन सभी वो अच्छी चीजें होने के बाद में भी स्टॉक प्राइस आखिर फॉल क्यों कर रहा है, इन सभी के बारे में चर्चा अभी हम आगे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये स्टॉक है
तो इसके बारे में क्या करना है, अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे लेना चाहते तो इसके बारे में क्या करना है, बहुत ही अच्छी इंसाइट्स आपको मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है। सो दोस्तों, अभी यहाँ से शुरू होता है दिक्कत वाला पार्ट। देखिए, कंपनी के ईबिटा मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हुए। ये देखने के लिए हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना होगा। दोस्तों, अब हम आए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने दिसंबर 2023 में 93 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था, और उससे बहुत बढ़िया रेवेन्यू कंपनी ने बनाया 122 करोड़ का। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में बहुत बढ़िया, अराउंड 30 to 35% की ग्रोथ कंटिन्यूसली कंपनी दिखा रही है। एज वेल एज लास्ट के क्वार्टर में देखेंगे तो उसी तरह की ग्रोथ है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे देखिए जो कि मार्जिन जो है ना वो 16 to 17% के मार्जिन थे, वो अभी जस्ट ओनली बचे 12% के मार्जिन। और ये डिक्लाइन जो है ना, इबिटा मार्जिन जो है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो वो तेजी से कंपनी के गिर रहे हैं। उसके पीछे के रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर लास्ट क्वार्टर में दिसंबर 2023 में जो कि 9.96 करोड़ था, यहाँ पे गिर के यहाँ पे ओनली 8.16 करोड़ बचा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी के मार्जिन घट रहे हैं, एज वेल एज कंपनी का जो पैट है वो डाउन हो रहा है। ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू को जैसी कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है, डजंट मैटर, नो एनी प्रॉब्लम। बट बीच वाला जो हिस्सा है ना, मार्जिन एंड बॉटम लाइन, उसमें दिक्कत है। कहाँ पे दिक्कत है और उसके पीछे के रीजन क्या है, उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्क्रीन पे आना होगा। सो देखिए दोस्तों, डिक्लाइन ईबिटा मार्जिन जो हुआ है ना, उसके पीछे का एक मेजर वजह है उसकी हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट। कंपनी जो इंपोर्ट करती है ना, तो उसके वजह से यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, उसके वजह से यहाँ क्या हो रहा है, मार्जिन डिक्लाइन हो रहे हैं। उसके साथ साथ फ्रेट रेट एंड आईएनआर डिप्रिसिएशन, ये 3 मेजर रीजन है जिस वजह से यहाँ पे मार्जिन में डिस्क्रप्शन आया है। सो अभी ड्रॉप डाउन करते हैं कि आखिर में क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जो हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना, बेसिकली क्या करती है कंपनी, 70% मटेरियल जो है यानी रॉ टायर जो है वो बाहर से इंपोर्ट करती है, और यहाँ पे आने के बाद में क्रश करके फिर वो प्रोडक्ट बनाती है। उसकी प्राइसेस जो बढ़ गए, उसके वजह से मार्जिन पे डिक्लाइन है। दूसरी यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेट रेट का क्या हुआ है, ये आपको इजराइल और हमास का वॉर याद होगा, जो कि यहाँ पे जो कंटेनर्स वगैरह थे वो अभी लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है उनको। उसके वजह से क्या हो रहा है, उनकी फ्रेट की कॉस्ट बढ़ रही है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, इंपोर्ट तो कर ही रहे, उसकी भी कॉस्ट बढ़ रही है, उसके बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी भी फ्रेट की कॉस्ट बढ़ रही है। दोनों तरफ से यहाँ पे प्रॉब्लम। और उसके बाद में देखेंगे तो इंपोर्ट करने के बाद में जो 70% टायर इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको आईएनआर का डिप्रिसिएशन हो रहा है। आईएनआर मतलब क्या, इंडियन रुपीस, अराउंड वो 86-87 तक आया। अगर वो आईएनआर आप डॉलर में बाइंग कर रहे हो और यहाँ पे इंडियन रुपीस में करेंसी में पे कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। और ये सभी जो चीजें जो है, और उसी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी का यहाँ पे बॉटम लाइन में यहाँ पे दिक्कत आ रही है। और उसी वजह से इबिटा मार्जिन जो है वो अराउंड 15.58, यानी यहाँ पे हमने देखा क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो वो 12% तक आ चुका है। सो दोस्तों, इतना ही नहीं, कंपनी ने यहाँ पे उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे वन टाइम रिपेयर कॉस्ट एंड ईओपी रिलेटेड एम्प्लॉइज एक्सपेंसेस जो है वो भी यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी है और फिर मार्जिन से उनको यहाँ पे इफेक्ट किया। मतलब क्या है, एक ये तो बातें ही थी ऑलरेडी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भी उनका सेम हाल हुआ था, पिछले 2 क्वार्टर से सेम थिंग हो रही है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट, यहाँ पे प्राइसेस बढ़े, फ्रेट रेट बढ़े और आईएनआर डिप्रिसिएशन, ये तीनों चीजें थी, और ये इसमें और एक एडिशनल हो गया। लेकिन ये चीजें कब तक रहेगी या फिर ये लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है, इसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली टीना रबर के बारे में जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं स्टॉक को बहुत ही बारीकी से यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, जिससे कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। उसके साथ साथ दोस्तों, और एक यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, वो है यहाँ पे ऑटोमोटिव सेक्टर जो है ना वो ऑलरेडी डाउन चल रहा है इंडिया का, और उसके वजह से वीक डिमांड फ्रॉम द टायर इंडस्ट्री। मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने देखा, आपको बताया कि जैसे कि ये जो रॉ मटेरियल है ना, एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई टू टायर इंडस्ट्रीज एज वेल, बहुत सारे अपोलो हो गया, उसके बाद ब्रिस्टन हो गया, एमआरएफ हो गया, उनको क्या करती है, सप्लाई करती है। लेकिन अब ऑटोमोटिव में ही डाउन है, उसकी वजह से टायर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी डाउन है, और इसका रिक्वायरमेंट डाउन है, उसके वजह से इनका क्या हो रहा है, इनका भी सप्लाई डाउन है, और उसी वजह से ये भी कंपनी क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। और
उसी वजह से इनका यहाँ पे ग्रोथ का भी यहाँ पे ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा स्लो हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेसिकली क्या है, ये जो आपको इनकम दिख रहा है ना, उसमें एक ऐसा यहाँ पे वर्टिकल है जो कि अराउंड 3 करोड़ का वर्टिकल है, जिसमें आपको यहाँ पे एडिशनल जो पीएलआई स्कीम रहती है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यहाँ पे इन्वायरमेंट को हार्म ना करें, इसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे पीएलआई स्कीम दे रही है या फिर क्रेडिट सेल्स जो है वो दे रही है हर क्वार्टर में। अगर वो निकाला जाए ना तो पैट जो है वो और भी नीचे आ जाएगा, और इसीलिए कंसर्न है कि ये अगर ग्रोथ जो है ये ग्रोथ कंटिन्यू रही तो इसके ऊपर या फिर जो क्रेडिट रेटिंग है या फिर क्रेडिट सेल्स है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। ये भी कंसर्न यहाँ पे जताया जा रहा है कि अगर ये ऐसा हुआ तो। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि अराउंड 50% 70% इंपोर्ट पे यहाँ पे कंपनी का डिपेंडेंस है, उसके वजह से रॉ मटेरियल जो अफेक्ट हो रहा है और उसके साथ साथ कंपनी की करेंसी और इसके ऊपर भी यहाँ पे रिस्क बना हुआ है। कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जो इंक्रीजिंग हम क्या करेंगे, टायर जो 70% बाहर से मंगवाते थे ना, अभी क्या कर रहे हैं उसका डिपेंडेंसी जो है वो कम कर रहे हैं, जिससे कि हमें टायर जो है इजीली यहाँ पे और चीप रेट पे मिले और उसका आईएनआर और एज वेल एज इंपोर्ट ड्यूटी का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा टायर इंडस्ट्री भी यहाँ पे, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंडिया में यहाँ पे स्लो डाउन है, तो कंपनी कर रही है कि हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जिससे कि हमारे टायर की सप्लाई जो है वो बढ़े, और उसके साथ साथ न्यू प्रोडक्ट लाइन भी यहाँ पे जो है वो डेवलप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिससे कि और भी यहाँ पे ग्रोथ के लिए वर्टिकल्स के लिए एडिशनल हो जाए। दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स में जो प्रेशर आ रहा है ना, कंपनी कह रही है कि हम यहाँ पे उसको पास ऑन करेंगे बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक, और ये जो है हो सकता है इंप्रूवमेंट इन द मार्जिन्स Q4 2025 में इसके मार्जिन्स के इंप्रूवमेंट में यहाँ पे हमें दिख सकता है। दोस्तों ये तो हो गए प्रॉब्लम्स और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस, लेकिन हमें इससे क्या इंसाइट लेना है। तो पहली बात दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर फिर से टेन्योर आवर्स के यहाँ पे प्राइस में, मार्जिन्स में, प्रॉफिट में प्रेशर आ जाए। दूसरी बात, यहाँ पे अगर टीना रबर्स अगर कुछ अच्छे कदम उठाती है या फिर यहाँ पे इजराइल और हमास का जैसे कि मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो अगर सॉल्व होते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे उनकी फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाए। उसके लिए हमें ट्रैकिंग करना होगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर ट्रैकिंग लाना वाला। तीसरी बात, यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर यहाँ पे जो है वो कम हो जाते हैं तो हो सकता है कि इसके मार्जिन बढ़े। उसके साथ साथ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ आती है तो हो सकता है कि फिर से इसके मार्जिन बढ़े। सो दोस्तों इसके लिए हमें इसको ट्रैक करना होगा। अगर ये सेंटीमेंट हमें यहाँ पे कहीं पे दिखता है ना, तो हो रॉ मटेरियल इसके जो है टीना रबर्स के शेयर्स में यहाँ पे बहुत बड़ी बूम आने वाली है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैनेजमेंट फुल कॉन्फिडेंस है और जो है वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यूसली कर रहे हैं। वो जो उन्होंने कहा है ना अभी तक, एक्सेप्ट यहाँ पे प्रॉफिट, बाकी सभी चीजें कर रहे हैं। मीन्स रेवेन्यू अच्छा कर रहे हैं, वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए नए जोग्राफी में जा रहे हैं, यानी मतलब क्या है, मैनेजमेंट का इंटेंशन क्लियर है और गवर्नमेंट का भी उसको पुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पेन आपको झेलना पड़ सकता है अब अगर आप इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप एंट्री करना चाहते हो तो आपको सोचना होगा कि कब ये ऐसा मौका आएगा कि ये सभी जो यहाँ पे हेडविंड है तो वो निकल जाए और फिर से कंपनी जिस स्पीड से पहले ग्रो करती थी अभी ग्रो करने लगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।